नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो धार गौशाला को लेकर जो हाई कोर्ट का फैसला आया, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब आखिरकार हिंदू मंदिर मान लिया गया है। देखिए, धार गौशाला का जो विषय है, हम्म। निश्चित तौर पर यह विषय जो है हम्म। माननीय न्यायालय से जिस प्रकार से निर्णित हुआ है, हम्म। ये 700 साल का इंतजार समाप्त हुआ है। हम्म। राम मंदिर के लिए देश की जनता को, सनातन को 500 वर्ष का इंतजार करना पड़ा, हम्म। परंतु यहाँ धार गौशाला का 700 वर्षों से इंतजार करना पड़ा। हम्म। हमारी माँ सरस्वती देवी, वाग्देवी का जो मंदिर था, जहाँ पर हम्म। शिक्षा अध्ययन होता था, गुरुकुल था, हम्म। उसको जिस प्रकार से विवादित में डालने का काम हुआ था, हम्म। निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य यह निर्णय आया है। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो उससे आगे बढ़कर भी एक बात कही है। हम्म। डॉक्टर मोहन यादव साहब कहते हैं कि जो वाग देवी माता की जो मूर्ति है, हम्म। जो विदेश में है, हम्म। उस मूर्ति को भी शीघ्र लाकर हम्म। और वहां स्थापित कराया जाएगा। हम्म। मेरा ये अगला बहुत सवाल यही उत्साह था का। कि अब इंतजार वाग देवी की मूर्ति का है, क्योंकि 2022 से लगातार जो है ये कहा जाता रहा है कि जल्द वाग देवी की मूर्ति स्थापित होगी। अब तो खैर हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, तो ये जो जल्द है वो कोई तारीख तय हुई है? कितना समय लग सकता है वाग देवी की मूर्ति को यहां स्थापित करने में? क्योंकि मामला कानूनी अड़चनों में था, हम्म। आपको मालूम है कि जी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ में यह विचाराधीन था विषय। हम्म। तो स्वाभाविक है, कुछ गति धीमी थी, अब अवरोध खत्म हुए हैं हम्म। तो गति तेज होगी हम्म। और शीघ्र ही यह जो है मूर्ति स्थापना करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिलेगा। हम्म। हम सब लोग दर्शन कर पाएंगे, हम्म। ऐसा सौभाग्य भी प्राप्त होगा। हम्म। राजपाल जी, एक मामला जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, नीट के जो पेपर लीक हुए। लगातार जो है ये कहा जाता रहा पहले भी कि नहीं, आगे जो है इस तरह की कभी दिक्कतें नहीं आएंगी, पेपर लीक नहीं होगा। इस बार फिर से वो हुआ। पूरे देश में इसको लेकर गहमा गहमी है। कैसे इंश्योर हो कि इस तरह की बार बार घटनाएं ना हो, क्योंकि इसका सीधा असर जो बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ता है, एक अलग ही ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ता है। देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस प्रकार की घटनाएं हो। हम्म। आप देख रहे हैं कि इन सब रैकेट के अंदर अगर कोई पाया जा रहा है हम्म। तो सिस्टम के वो लोग जो चंद रुपयों के लिए, हम्म। जिनके पास पेपर पहुंचता है, हम्म। आखिर कहीं ना कहीं मशीनरी तो व्यक्तियों से ही चलती है, सरकारी हम्म। मशीनरी। अब उस मशीनरी में ही कुछ लोग इस प्रकार से हम्म। आ जाते हैं तो चिंता का विषय तो नहीं, है। लेकिन सरकारी मशीनरी को परंतु चलाने की सरकार, जिम्मेदारी तो सरकार की रहती है ना राजपाल जी। यानी वही कि फिर कहीं ना कहीं उसी सरकार विषय के का स्तर पर भी कमी है। उसी विषय पे मैं आ रहा जी। था। किंतु सरकार ने, अब धर्मेंद्र प्रधान जी को भी हमने इस घटना के बाद में उस दिन सुना प्रेस के माध्यम से, हम्म। और वह जो कार्रवाई कर रहे हैं, अब हम्म। स्वाभाविक तौर पर हम्म। जो रक्षक है वह भी भक्षक न बन सके, इस दिशा में भी सरकार और चाक चौबंद निर्णय लेने का काम करेगी। हम्म। अब डबल डबल लॉक सिस्टम कुछ करना पड़ेगा। हम्म। अब जो है भरोसा तोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम्म। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे घटनाक्रम से और जो है सीख लेते हुए हम्म। आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो, हम्म। इसको लेके कहीं ना कहीं डबल लॉक का कोई इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करने में लगी हुई है, हम्म। ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। हम्म। निश्चित तौर पर छात्र छात्रा जो गहन विज्ञान अध्ययन करते हैं, लंबे समय तक जो है मेहनत करते हैं, हम्म। और उनके सामने इस प्रकार की घटना हो जाती है हम्म। तो उनके मन में सिस्टम के प्रति नाराजगी होना स्वाभाविक है। हम्म। और उस नाराजगी के को देखते हुए और हम्म। उस नाराजगी में से ही और इस पूरे घटनाक्रम में से ही कैसे और चाक चौबंद किया जा सके इस पूरी व्यवस्था को, उस दिशा में हमारी सरकार कर संकल्पित है। हम्म। हमारी सरकार की मंशा बहुत साफ है। हम चाहते हैं हम्म। कि बिना किसी प्रकार की चीटिंग के, बिना किसी प्रकार के पेपर लीक के, हम्म। बहुत 100% पारदर्शिता के साथ इस प्रकार की एग्जाम्स हो, हम्म। और वो कराने में हम सफल हो रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं पुरानी शिक्षा नीति भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। हम्म। जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति के तहत आज देश हम्म। की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, वो भी इसमें एक बहुत बड़ा अवरोध थी।
उसको भी हमने बदलते हुए नई शिक्षा नीति से उसको ट्रांसफर करने का काम किया है। हम्म। अमूलचूल परिवर्तन जो हम कर रहे हैं, हम्म। उन अमूलचूल परिवर्तन से आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन सब चीजों की गुणवत्ता बनेगी, और जब गुणवत्ता बनेगी तो इस प्रकार के सोशल क्राइम है, ये संगठित सोशल क्राइम है, सामाजिक अपराध है संगठित रूप से, इससे लड़ने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा हमारा मंत्रालय लेकिन इस दिशा दिक्कत में यही है काम ना कर रहा है। राजपाल जी, वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने पहले भी कहा था कि एनटीए में सुधार करेंगे, लेकिन सुधार कैसा हुआ अब आप देखिए। अब फिर से वही कहा गया कि हम सुधार करेंगे, लेकिन बात वही है कि वो मैकेनिज्म कब तैयार होगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 महीने 6 महीने 7 महीने या 2 साल 4 साल से सरकार चला रहे। अब तो एक लंबा समय हो गया है, ये चीजें पहले से ही व्यवस्थित होनी चाहिए थी, मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग होना चाहिए था। सिर्फ ये कह देने भर से कि हम करेंगे, आप समझिए 23 लाख बच्चे, नहीं बातें नहीं, की है हमने उनसे, होते कैसे अलग ट्रॉमा में कई बच्चों ने जान दे दी, सुसाइड कर लिया। देखिए, होते होते हो रहा है। नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने का काम हो रहा है, कई राज्यों ने उसको एक्सेप्ट करने का काम किया है। इन सब चीजों के पीछे जो नैतिकता का सवाल है, वह सवाल भी बड़ा सवाल है। एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर आया है, और यह परिवर्तन का दौर है। निश्चित तौर पर होते होते सब चीजें होने का काम होगा। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है, वो इस प्रकार की पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होने देगी, कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं होने देगा जो अभी वर्तमान में हो रहा है। कहीं ना कहीं इस पुरानी शिक्षा नीति में ही ये सब लेकुन थे जो इस रूप में सामने आ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में इन सब लेकुनों के ऊपर हमने ठीक करने का प्रयास किया है। चलिए, उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद सरकार से ही की जाएगी कि व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जाए, वरना पिसेगा तो हमारा युवा ही। ट्वीसा आत्महत्या मामला काफ़ी चर्चा में है, और इसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं कि जो आरोपी है उन्हें कहीं ना कहीं शय देने की कोशिश हुई है प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर। मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में भी मुख्यमंत्री जी है, उनके नेतृत्व में लगातार जो है इस प्रकार के जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करने का काम कर रही है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो कोई कितना भी प्रभावशाली हो, और अगर वो आरोपी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने का काम हुआ है। इस मर्डर कांड में भी पुलिस ने पूरा अनुसंधान करा है। दोषियों तक पुलिस ने जो अरेस्ट करके पेश करने का काम किया है। माननीय न्यायालय में भी विषय जाने का काम हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का अपराध, कोई भी अपराधी यहाँ बच नहीं सकता, वो कितनी ही बड़ी रसूख वाला हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। लेकिन अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। लुकआउट नोटिस जारी किया है पुलिस, एसआईटी ने, फरार है अपराधी, जल्दी पकड़ा जाएगा उसके अंदर, सास को जो है एंट्रीम बेल तुरंत मिल गई, यानी कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा था, उसी वजह से सब हुआ, इसीलिए आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एंट्रीम बेल जो हुई वो माननीय न्यायालय से हुई है, और किसी न्यायालय के भी किसी भी निर्णय के खिलाफ जाने का पीड़ित पक्ष को जो है अधिकार होता है अपीली कोर्ट में, और उस पे हम मीडिया में किसी प्रकार का सब्जुडिस मामले पे बोल के माननीय न्यायालय की अवमानना की उसमें नहीं जाना चाहते हैं। न्यायालय ने जो निर्णय करा है वो गुणदोष के आधार पे किया होगा। बेल का विषय जो होता है वो जज के, नहीं जाहिर सी बात हो राजपाल जी, वो तो खैर न्यायालय का है, जज के विवेक के ऊपर है, लेकिन मौका देने की बात जो है वो उसके ऊपर सवाल हो रहा है। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो शायद ये मौके नहीं मिलते, लेकिन यहां मिला, सवाल उस पर है, बेल मिली इस पर नहीं। मैंने देखिए, मौका देने का काम सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार के जो प्रकरण होते हैं उसके इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा लंबा चलता है, क्योंकि इसमें एकदम से डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल पाते हैं। और पुलिस के पास जब तक, मैं खुद लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, तो जब तक पुलिस के पास जब तक ठोस और डायरेक्ट एविडेंस नहीं आते हैं, पुलिस भी कार्रवाई करने से थोड़ा सा जो है एकदम सीधे हाथ नहीं डाल पाती है। और ये चूंकि इस प्रकार के जो मामले होते हैं, आत्महत्या के हैं, घरेलू हिंसा के हैं, पारिवारिक विषय है, इन सब विषयों में बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट एविडेंस का अभाव रहता है सामान्यतः। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, और वो जो समय लगता है उसका लाभ कहीं न कहीं कानून के जानकार लोग जो है
अपराधी के पक्ष में लेकर चले जाते हैं, वो बेनिफिट डाउट जो यानी है ये माने कि अपराधी को न्याय मिल जाता होगा, है, और इसलिए कई अन्याय बार, नहीं हाँ, होगा। 100%, हम्म। दोषी बक्से नहीं जाएंगे, दोषी सलाखों के पीछे होंगे। हम्म। ठीक है, त्वरित लाभ मिल सकता है उनको, हम्म। क्षणिक लाभ मिल सकता है अनुसंधान के दौरान, हम्म। न्यायालय से लाभ नहीं कहेंगे उसको, रिलीफ कहेंगे, कुछ रिलीफ मिल सकती है। हम्म। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इनको बख्श दिया जाएगा। हम्म। यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पे अगर कोई भी अपराध करेगा हम्म। तो अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हम्म। जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। राजपाल जी, सरकार के भीतर क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार में के भीतर जो है वो कलह शुरू हो गई है। हाल ही में सीएम हाउस के भीतर जो एक समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें एक महिला मंत्री ने दूसरे मंत्री को शराबी कह दिया था। देखिए, अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं हरे रंग का चश्मा पहन लूं तो ये जो आपका कोट है ये भी मुझे हरा दिखने लगेगा, शर्ट भी हरा दिखने लगेगा। जी। तो कांग्रेस का जो चश्मा है वो कलह का चश्मा है। हम्म। कांग्रेस के अंदर कलह ही उनकी ताकत है, हम्म। गुटबाजी ही उनकी ताकत है। हम्म। तो उन्हें सब जगह ऐसा दिखता है। हम्म। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी अपने एक सिस्टम पे चलने वाली पार्टी है, हम्म। अपने एक वैचारिक आइडियोलॉजी के साथ काम करती है, हम्म। अपने क्रमबद्ध कैलेंडर पे काम करती है। हम्म। और अगर सीएम हाउस के अंदर बैठकर मंत्री गणों से कामकाज की समीक्षा करने का काम हमारा संगठन और हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, हम्म। हमारे संगठन के प्रमुख लोग करते हैं, हम्म। तो जो काम करता है वही पूछ सकता है कि हम्म। क्या कर रहे हैं। हम्म। हमारे यहाँ पर कांग्रेस जैसा काम नहीं है। जीतू पटवारी जी को मध्य प्रदेश में बने को लगभग 3 साल 2.5 साल होने आए, 2.5 पौने 3 साल। हम्म। वो कितनी बार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा करने बैठे हैं संगठन के कार्यों की? हम्म। नहीं बैठे। वहां वर्क कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ का वर्क कल्चर है, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी काम के डिस्कशन पे बैठते हैं, समीक्षा करते हैं। हम मंत्रियों के साथ भी हमारा संगठन बैठता है, हम्म। विधायकों के साथ भी बैठता है, सांसदों के साथ भी बैठता है। और सांसद विधायक, और ये तो बड़ी स्तर की बात हो गई, हम्म। हमारे जिला पंचायत स्तर, जनपद पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी हम समीक्षा करते हैं। हम्म। हम जनता के बीच में जो चीज सरकार के माध्यम से डिलीवर कर रहे हैं हम्म। वो डिलीवर किस प्रकार से कितना हो पा रहा है और कैसे अच्छे से उसको किया जा सके। हम्म। हमारी सरकार की नीतियां, हमारी संगठन की नीतियां हम्म। वो जनता तक कितनी पहुंच पा रही है, इन सब विषयों के लिए सतत बैठना पड़ता है। और जब बैठते हैं तो बैठ वही सकते हैं जो कुछ करते हैं, हम्म। बैठ वही सकते हैं जिनके मन साफ होते हैं। हम्म। कांग्रेस के बैठकों में तो इस प्रकार से जब बैठते हैं हम्म। तो कुर्सी फेंकने और जूते चप्पल फेंकने की खबरें बाहर तक आती है। हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी की ही बैठकें हैं हम्म। जहां से किसी प्रकार की कोई समाचार बाहर नहीं आता है, हम्म। और जो भी होता है वह संगठन स्तर पर होता है, उचित फोरम पे उचित बात कही जाती है। हम्म। अब ये जो बात आपने मंत्री को कुछ कहा, हम्म। उस समय ना तो आप वहां थे ना मैं वहां था, हम्म। ये रूमर भी हो सकती है। हम्म। और ये जानकारी, क्योंकि 3 लोग जो बैठे थे मुख्यमंत्री जी के अलावा हम्म। पार्टी के, हम्म। और वो मंत्री जी होंगे, हम्म। उसके अलावा चौथा तो कोई वहां होगा नहीं। हम्म। और मैं नहीं समझता हूँ कि ये 4 लोगों में से कोई बाहर आके पत्रकारों को बोलेगा कि अंदर ये बात हुई। हम्म। तो ये सब बातें जो है रूमर्स होती है, हम्म। अटकलें होती है, हम्म। और कुछ का कुछ लगा के और इस प्रकार यानी से विपक्ष माहौल चटकारेदार बनाने की खबर के रूप कोशिश में कर रहा होती है। है हवाबाजी के जरिए। आप खुद ही बताइए ना हम्म। सर, हम्म। 4 लोग बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के अलावा, 3 लोग बैठे हैं पार्टी के वरिष्ठ लोग, और एक वो मंत्री बैठे हैं जिनने बात करी होगी, जिनका नाम छप रहा है। हम्म। इन 4-5 लोगों में से कोई बाहर आके क्या लेकिन पत्रकार चार को ये पांच लोगों बोलेगा में कि से अंदर ये चुगली तो बात? कोई कर ही सकता है ना नहीं राजपाल नहीं, जी। ये चुगली करने वाले स्तर के हम्म। लोग नहीं है हम्म। साहब। अब ये भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए वो लोग हैं हम्म। कि जिनसे अब अगर उनके घर के लोग भी उगलवाना चाहे तो वो बाहर आके नहीं उगल सकते हम्म। अंदर क्या हुआ था। हम्म। ये सब खबरें हैं हम्म। और निराधार है, टेबल में न्यूज है, हम्म। इनमें कोई दम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसी बात चल रही, मैं नहीं मानता हूँ। हम्म। मैं सिरे से खारिज करता हूँ इस बात को, ये सब कोई चर्चा हुई होगी। हम्म। और अगर चर्चा हुई भी होगी तो वो चर्चा बाहर तो आ ही नहीं सकती। हम्म। क्या चर्चा हुई ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, हम्म। वो उन्हीं 5 लोगों को मालूम है जिनके बीच में चर्चा। यानी अगर कह भी दिया होगा तो वहीं की वहीं दफन होगा। दफन नहीं होता है हमारे यहाँ। हम्म। हमारे यहाँ बात होती है, हम्म। बात उचित प्लेटफॉर्म पे होती है, हम्म। और उसका निदान होता है, हम्म। ऑपरेशन होता है हर चीज का। हम्म। तो अगर कुछ बात होगी भी सही हम्म। तो उसका ऑपरेशन सत्ता अपने स्तर पे और संगठन अपने स्तर पे करेगा। हम्म। परंतु मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम्म। मैं सीधे से इसको खारिज करता हूँ कि ऐसी कोई बात वहां नहीं हुई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्थिक संकट की। सभी को पता है जी। कि
ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर की वजह से जो संकट बढ़ रहा है वो ना केवल देश, हमारे देश के सामने है, और भी बहुत सारे देश इस आग की चपेट में आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील भी की है देशवासियों से। मध्य प्रदेश के लिहाज से ही मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, क्योंकि जो असर जो पड़ेगा वो आम आदमी, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, व्यापारी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। 3 रुपये डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के 2 रुपये रेट पहले बढ़ाए गए, अब में 90% की और 90 पैसे की और वृद्धि कर दी गई। मध्य प्रदेश में व्यापारी वर्ग, जो नौकरी पेशा वाला है, जो लेबर तबका है, उसकी रोजी रोटी के ऊपर बात ना आए। क्या कोई मैकेनिज्म या कुछ ऐसा सरकार के स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है कि चीज़ें खैर हाथ में नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कि दिक्कतें, परेशानियां जो है सालों सालों तक लोगों को भुगतनी पड़े? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ में मिलकर और इस प्रकार का जो वैश्विक संकट आया है उससे जूझने के लिए तैयार है अपनी रणनीति के साथ। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर और तमाम जो है औद्योगिक समिट्स हुए, अन्य विकास के कार्य हुए, बजट में प्रावधान हुए, कृषि को लेकर प्रावधान है, जो कृषि उपज को खरीदने को लेकर जो है पूरा कार्य योजना है, उर्वरक की आपूर्ति को लेकर योजना है। इन सब योजनाओं के माध्यम से हम जो है इस संकट से उबरने के लिए जो बेहतर कर सकते हैं वो करने का हमारा प्लान बन चुका है। हमारा पूरा मैकेनिज्म तैयार है। निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत जो कीमतें बहुत आंशिक मात्रा में बढ़ने की स्थिति बन रही है, जो राज्य के हाथ में नहीं है, जो केंद्र के हाथ में और केंद्र के हाथ में भी नहीं है। ये कहना है कि केंद्र सरकार ने भी एक उस शाकप के रूप में काम करने का काम किया है, शॉक ऑब्जर्व करने का काम किया है कि जब बड़ा झटका लगा वैश्विक तौर पे तो भी वह झटका सरकार ने अपने लेकिन दम पे राजपाल जी, सहन इस बड़े करते हुए झटके को छुपाया भी आम तो गया ना। उपभोक्ता तक विपक्ष भी नहीं आरोप पहुंचने लगा रहा है कि जब चुनाव थे तब तो कहा गया सब कुछ ठीक है, देखिए, ऑल इज वेल, लेकिन छुपाया तो चुनाव आज भी। खत्म होते के साथ ही फिर एकदम से सारी चीजें सबके सामने आ गई। झटका तो छुपाया गया ना। देखिए, अगर नहीं ऐसा नहीं है। उचित समय पे उचित बात, जनता पैनिक ना हो, उस प्रकार से कहने का एक सामान्य व्यवहारिक नहीं, जनता सिस्टम पैनिक ना हो या चुनावी अगर फायदा जो है हाथ से ना निकल जाए, इसलिए थोड़ा सा डिले किया गया। देखिए, चुनाव अपनी जगह है। चुनाव पूरे देश में नहीं थे, चुनाव तो कुछ राज्यों में थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम जब किसी को कोई एक व्यवहार जीवन में भी अगर हम बात करें तो किसी को कोई नुकसान की, किसी दुख भरी खबर को या किसी इस प्रकार की बात को जो अप्रिय लगने वाली सामने को वाले को, उसको एक थोड़ा सा उचित वातावरण देखिए, उचित समय पर उसको बताने का करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने जब विश्व के अंदर अन्य राष्ट्रों में 30%, 35%, 50% तक, कहीं कहीं तो 60% तक की मूल्य वृद्धि की स्थितियां बनी, और देश के आम नागरिकों ने जब उस चीजों को देखा कि हमारे पड़ोसी राज्यों की, राष्ट्रों की क्या स्थिति है, हमारे अन्य राष्ट्रों की विश्व के अंदर क्या स्थिति है, किस रेशो में वहां महंगाई बढ़ रही है और हमारे देश में किसी प्रकार की कोई महंगाई नहीं बढ़ रही है, तो मानसिक रूप से हमारे देश के नागरिक इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि अब जो है इस प्रकार से महंगाई जिस प्रकार से वैश्विक कारणों की वजह से तेल इत्यादि में बढ़ रही है, उसकी वजह से अन्य वस्तुओं की भी बढ़ेगी। जब देश के आम नागरिक मानसिक रूप से इस प्रकार से तैयार हो गए तो बहुत नॉमिनल 2%, 3% तक की, 5% तक की मूल्य वृद्धि अलग अलग वस्तुओं के होने का काम हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि देश का मन बनाने के बाद में हमने देश की जनता को पैनिक नहीं होने दिया है। और महंगाई तो देखिए, महंगाई तो बढ़ना एक सामान्य सिस्टम है, कभी भी प्राइस कम नहीं होंगे। महंगाई बढ़ना नहीं बोलते, प्राइस बढ़ना बोलते। लेकिन साथ में इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना, रोजगार भी तो बढ़ने चाहिए ना। लोगों के पॉकेट में जो पैसा भी अगर वो बढ़ेगा तो उसके साथ महंगाई बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाए जी। प्राइस राइजिंग जो है वह एक सामान्य क्रम है कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी समय के साथ साथ, पर वो बेहता सा ना बढ़े, वह कंट्रोल में बढ़े। वो जैसे पड़ोसी राज्यों में बेहता सा 20-20, 30-30% बढ़ गई, ऐसी ना बढ़े।
तो यह कुशल प्रबंधन होता है, कुशल शासक की निशानी होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी के इस प्रकार के पूरे निर्णयों से पूरे देश के अंदर आम नागरिकों में इस बात का संतोष है कि इतना वैश्विक तौर पर जो जिस प्रकार से क्राइसिस मचा है, जिस प्रकार से प्राइस राइजिंग हो रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, उस रेशो में देश के प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन है कि उन्होंने उसको बहुत कम मात्रा में बढ़ने दिया, बहुत दबा के बढ़ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि यह भी हमारी एक इस मोर्चे पे हमारी सरकार की सफलता है। इसको देखिए, अब गिलास आधा खाली भी बोला जा सकता है, आधा भरा भी बोला जा सकता है। इसकी जब हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर स्थिति में पाते हैं। तो आगे माने कि और ज्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले 3 रुपए बढ़ाया, फिर 90 पैसे, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये खैर कौन जाने। कोशिश तो सरकार की यही है कि ना बढ़े, और हम होप ही कर सकते हैं कि ना बढ़े। आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे, वो खुद थे, योगी आदित्यनाथ थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। क्या उद्देश्य था इस बैठक का, और जो तालमेल बैठाने की बातचीत की जा रही है पड़ोसी राज्यों के साथ, किस तरह से पूरा जो एजेंडा था इस बैठक को लेकर? देखिए, दो भाई के जब सेपरेट होते हैं घर के अंदर जी तो कुछ साल के बाद में फिर अगर पिता या अभिभावक कोई होते हैं तो वो दोनों की फिर से समीक्षा करते हैं बिठा के जी कि भाई जब आप सेपरेट हुए थे, जब ये पोजीशन में थे, सेपरेट होते समय हमने ये तय करा था, इतने साल हो गए हैं, अब आपकी क्या पोजीशन है, वो जो तय करा था उसमें कितना काम करा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो ये जो 4 राज्यों की जो आज बैठक हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 राज्यों की बैठक है, पहले के पुराने विभाजन के पहले के राज्य में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले। तो ये जो चारों राज्य हैं, इनके परस्पर हित जुड़े हुए हैं, ये छोटे भाई बड़े भाई। तो जब छोटे भाई बड़े भाई अलग होने के बाद में फिर से बैठते हैं तो ये सब कुछ ठीक चल रहा है, इसकी निशानी है पहली बात। तो नहीं तो बैठते ही नहीं। अगर ये साथ में बैठे हैं चारों राज्य, तो इसका अर्थ यह है कि ये चारों राज्य जो है कुछ मिनिमम कॉमन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो वो कॉमन मिनिमम एजेंडे कैसे हो सकते हैं? तो ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद, जो सेंट्रल जोनल कमीशन है, काउंसिल है, इस काउंसिल की जो आज बैठक हुई है माननीय गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में, तो फिर ये चारों राज्यों ने तय करा कि प्रशासनिक समन्वय कैसे स्थापित किया जाए परस्पर, इस पे बातचीत होने का काम हुआ। क्षेत्रीय विकास, इन चारों राज्यों को मिलकर क्षेत्रीय विकास किस प्रकार से हो, उस पे बातचीत होने का काम हुआ। और आपसी जो तय हुए हैं विवादों के निराकरण तय हुए, उन पे अमल कितना हुआ, कहाँ तक हम पहुंचे, इन सब कॉमन मिनिमम एजेंडे के साथ जब बैठे तो फिर आंतरिक सुरक्षा की भी बात हुई, नक्सलवाद से उन्मूलन की बात भी होने का काम हुआ, क्योंकि जो एक कॉरिडोर बना है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और ऐसा करके नक्सलवाद का जो पूरा कॉरिडोर है, क्योंकि गृह मंत्री जी ने तय करी है 31 मार्च 2026 तक देश को जो है नक्सलवाद से मुक्त करने की जो बात कही। मध्य प्रदेश को हम ये कह सकते हैं कि पहला राज्य इस मामले में वो बना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने नक्सलवाद को उन्मूलन पूरी तरह करने की स्थिति में हम बने। इंफ्रास्ट्रक्चर और संपर्क का जहां तक बात है तो इस विषय पे भी चारों राज्यों के मध्य में बातचीत हुई है। सीमावर्ती सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, और कहीं ना कहीं राज्यों की सीमाओं पे जो अंतरराज्यीय अपराध होते हैं उनके नियंत्रण को लेकर भी परस्पर 2 राज्यों को मिलकर रणनीति बनाना होती है। तो यह भी, इस पे भी काम होने का काम आज हुआ है। कल्याणकारी योजनाओं पे भी बात होने का काम हुआ है। जो इन नागरिकों के कल्याण की योजना है, वो योजनाएं सामूहिक रूप से क्षेत्रीय तौर पर कैसे चलाया जा सके, उस विषय में बात करके कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, यह बैठक सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली बैठक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। और इस प्रकार की बैठकों से निश्चित तौर पर ये छोटी बैठकें जो होती है, छोटे छोटे राज्यों के समूह की बैठकें होती है, ये राष्ट्र के विकास में बड़ा योगदान अपना देती है। मैं समझता हूँ कि मान्यवर देश के गृह मंत्री
अमित शाह जी के नेतृत्व में ये जो बैठक हुई है, इसके बहुत सार्थक परिणाम आएंगे। योगी जी सहित हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, उत्तराखंड की और छत्तीसगढ़। देखिए, जब एक कहावत है हमारे यहाँ मालवाम साहब की, मामा का घर हो और माँ परोसने वाली हो, तो ये चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भी केंद्र में भी फिर जो है भाजपा की सरकार है। ये जब डबल इंजन की सरकार है साथ में बैठेगी, तो ये इतनी अनुकूलता है कि जब एक कोई भांजा अपने मामा के यहाँ जाता है और वहां पे माँ बना के खिला रही है, तो मामा का घर और माँ बना के खिलाए, ये फीलिंग हम इन 4 राज्यों के और आम जन को, नागरिकगण को देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 1 और 1 11 होने की स्थिति अब है विकास की दृष्टि से। उस दिशा में हम काम करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि चारों राज्यों के विकास के मॉडल पर और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई होगी और वहाँ के रहने वाले तमाम लोगों के हित में जो है आगे कुछ अच्छे कदम भी उठाए जाएंगे। राज्यपाल जी, 3 राज्यों में चुनाव में जीत हासिल की, सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल की रही और अब आगे फिर से चुनाव है, 2027 के मुहाने पर ही है, फरवरी के आसपास चुनाव होंगे। और अभी से उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करें तो वही हिंदू मुस्लिम वाला पैटर्न दिखाई देने लगा है। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे जो बात कही कि मुसलमान जो है सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और नहीं माने तो फिर दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल और वो अब चुनाव से कुछ समय पहले ही करना, मतलब सीधे सीधे जो बीजेपी का एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उसका एक संदेश यहां से देना शुरू कर दिया है। देखिए, इस देश के अंदर लंबे समय तक जो राजनीति का केंद्र था वो तुष्टीकरण की राजनीति का रहा। आप हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों के समय पे, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के समय पर किस प्रकार से तुष्टीकरण पराकाष्ठा थी और वह तुष्टीकरण के तहत किस प्रकार से जो है अन्य वर्गों के साथ में और विकास बाधित होने लगा था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आयुष्मान कार्ड योजना लेके आते हैं, तो फिर वो उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में या आयुष्मान का अस्पताल जहाँ पर आयुष्मान का लाभ मिलता है जाके देख लीजिए, जितने पेशेंट हिंदू इतने मुसलमान भी दिखेंगे, ईसाई और सिख भी दिखेंगे जो आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं। किसी गाँव में जाके आप देखिएगा जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ गाँव के घर दिखेंगे, वो मुस्लिम बस्ती में भी इतने आवास देखने को मिलेंगे जितने हिंदू बस्ती में। आप तमाम सरकारी योजनाओं का देख ले, खाद्यान्न की बात कर लें निःशुल्क, तो अगर आप किसी कंट्रोल की दुकान पे किसी दिन खाद्यान्न बढ़ता है निःशुल्क, उस दिन आप जाके कैमरा लेके देखिए, जितने हिंदू खड़े उतने ही मुसलमान खड़े मिलेंगे वहां लाइन के अंदर निःशुल्क खाद्यान्न। अगर किसान सम्मान निधि मिलती है तो उसकी पावती पे मुस्लिम अगर उसका धर्म लिखा है तो वो उससे बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का अगर लाभ मिल रहा है तो मुसलमान को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है वो लोग भी मिल रहा है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नया नैरेटिव जो है ये सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग हिंदू मुसलमान वाला, जबकि हमने जो एक उद्देश्य पूर्ण तरीके से जो एक समाज को संदेश दिया है, वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को ध्यान में रखकर तुष्टीकरण का एक संदेश दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के तहत मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। तो तुष्टीकरण के अगेंस्ट अगर कोई बात हमने करी है तो संतुष्टीकरण की बात कही। लेकिन सवाल यहाँ होता है, ठीक है सरकारी योजनाओं का फायदा सभी को मिलता है, लेकिन जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जब नमाज पढ़ने की बात होती है या दूसरी चीजें होती है, तो विपक्ष भी और तमाम लोग भी यही कहते हैं कि टारगेटेड कार्रवाई होती है, पढ़ी जाना चाहिए। चलिए राज्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ थे राजपाल सिंह सिसोदिया जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। फिलहाल स्टेट टॉक में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।